विधायक ने कुछ खास मुट्ठी भर लोगों के लिए काम किया है, आम जनता की कभी सूद नहीं ली। भोगो दीदी योजना जो था वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए वो फॉर्म भरवा रहे थे। कि जेपीएससी सिविल सेवा जो 11वीं वाली हुई उसमें मेंस का रिजल्ट जो है लटक गया। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, रिजल्ट लटक गया। नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा हुई, उसका भी रिजल्ट लटक गया। और उसमें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 8 से 9 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि वो रिजल्ट आ जाए। तो आगे अगर टर्म में आपको मौका मिलता है तो इस दिशा में क्या काम होना चाहिए था? टेक्निकल एरर्स होते हैं जिसकी वजह से मामला आगे फंसता है। बीजेपी के लोग हैं वो आप लगातार देखेंगे कि यहाँ की जो नियोजन नीति है उसपे भी जिस तरह की बातें बीजेपी के लोग करते हैं वो डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। मैया सम्मान का भी जिक्र किया अपने भाषण के दौरान भी, संबोधन में हम लोगों ने देखा, बाकी लोग भी जो आपके साथ आए हैं। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए थी तो इतनी देरी से क्यों लाई गई चुनाव के 3 महीना पहले? तो कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए आया। रोजगार को लेकर आपकी जो गठबंधन की सरकार है वो निशाने पर है विपक्ष के, खासतौर पर सरकारी नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में। महिला सुरक्षा को लेकर भी शुरू से वो लोग सवाल उठाते रहे हैं। एक तो कि जो आरोप लग रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और अगर आपको मौका मिलता है इन दो क्षेत्रों में कैसे आप अलग काम कर पाए? गोगू दीदी योजना का फॉर्म भरवाने लगे, इन्होंने राशि बढ़ा दी, वो भी उसकी टाइमिंग जो है दिसंबर की दी, जब आपको तय नहीं है कि चुनाव प्रचार जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। नमस्कार, जोहार। द फोर्थ पिलर आप देख रहे हैं। झारखंड में चुनावी सरगर्मी जो है अब तेज हो गई है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और हटिया विधानसभा की बहुत चर्चा है। यहाँ पर 3 बार के विधायक नवीन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से मैदान में है। वहीं उनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अजय नाथ शाहदेव पर भरोसा जताया है। अजय नाथ शाहदेव मैदान पर हैं। अब देखना यह है कि दोनों ही जो दल हैं, दोनों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। उसमें अजय नाथ शाहदेव जो है अपनी तैयारियों को लेकर और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और कैसे देखते हैं चुनाव को। इस बार चुनाव की जब से घोषणा हुई है, कहा यह जा रहा है कि वक्त भी काफी कम मिला इस क्षेत्र में। आप अपनी तैयारियों को लेकर और जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए वक्त लोग कम कह रहे हैं, अब बीच में त्योहार है, लेकिन इसके बाद ये सभी के लिए है, इसलिए बराबरी का मुकाबला है, बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड है। और इस बार चुनाव पिछले चुनाव से अलग इसीलिए है कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें जो हैं, जो युवा हैं, वो इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के साथी हैं, वो तो साथ में हैं, बट इसके अलावा जो आम जनता है वो इलेक्शन में परिवर्तन की बात कर रही है, वो बदलाव की बात कर रही है। पिछले 3 टर्म से जो विधायक रहे यहाँ पे, उनके कार्य के प्रति बड़ा असंतोष है। लोगों के इश्यूज पे वो खड़े नहीं हुए हैं। आज भी इस क्षेत्र में जो है, जो राजधानी हम लोग अभी भी देख रहे हैं, नायक टोला हटिया का क्षेत्र है, यहाँ भी डेवलपमेंट जो विकास के जो मायने हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, नालियों की जो हालत है वो बद से बदतर हो गया है। यहाँ के वार्ड काउंसलर को लोग मानते हैं कि वार्ड काउंसलर ने विधायक से बेहतर कार्य किया है, जो उनके कार्य क्षेत्र की बात थी। लेकिन इसके अलावा भी इस पूरे क्षेत्र में विधायक के प्रति जो आक्रोश लोगों का है, क्योंकि विधायक ने कुछ खास मुट्ठी भर लोगों के लिए काम किया है, आम जनता की कभी सूद नहीं ली, और इसका जवाब जनता देना चाहती है। अच्छा जी, आप कह रहे हैं और निश्चित तौर पर एक लंबे समय से कोई विधायक या सांसद एक क्षेत्र में रहे तो एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है, लेकिन आम लोगों से जब बातचीत करते हैं पूरे ही प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो राजनीति और राजनेताओं से भरोसा लोगों का घटने लगा है। तो अगर नवीन जायसवाल से लोगों में नाराजगी है भी, तो अजय नाथ शाहदेव को क्या चुने? आपको क्या लगता है, आप क्या अलग बदल पाएंगे क्षेत्र में? देखिए, मेरा एक विजन है इस क्षेत्र के लिए। मैं इसी मिट्टी का हूँ और यहाँ के प्रति जो एक जिम्मेवारी जो है, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने की, इस क्षेत्र की जनता जो है वो ये डिजर्व नहीं करती है। वो आज रोजगार के अवसर जो है इस क्षेत्र में लोगों को नहीं मिले, बल्कि जो रोजगार था एचईसी में वो भी खत्म कर दिया गया, वो भी बंद कर दिया गया। अभी मैं सप्लाई जो मजदूर कर्मी है उनके ही आंदोलन में मैं एक शामिल होकर आया था। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोगों का विश्वास उठा है। वो विश्वास इसलिए हटा है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उन्होंने जनता की सूद कभी नहीं ली। मैं इसलिए अलग हूँ कि मैं लगातार लोगों के साथ उनके इश्यूज पे खड़ा हूँ, ना केवल उनके दुख में, बल्कि उनके जो कोर इश्यूज हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें यहाँ के लोगों को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें यहाँ शिक्षा के स्तर को बेहतर करना पड़ेगा। अजय जी, आप जिक्र कर रहे थे पहले सवाल के जवाब में ही महिलाओं और युवाओं की बात आपने की, रोजगार का भी आप मसला उठा रहे हैं। रोजगार को लेकर आपकी जो गठबंधन की सरकार है वो निशाने पर है विपक्ष के, खासतौर पर सरकारी नौकरियों के परिप्रेक्ष्य में। महिला सुरक्षा को लेकर भी शुरू से वो लोग सवाल उठाते रहे हैं।
एक तो कि जो आरोप लग रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और अगर आपको मौका मिलता है तो इन दो क्षेत्रों में कैसे आप अलग काम कर पाए? देखिए, ये जो है ना, ये राजनीतिक वो जो बिल्कुल नॉर्मल जो पॉलिटिकल आरोप होते हैं ना, बीजेपी के, इस तरह की बातें होती हैं, मैं उनको गंभीरता से नहीं लेता हूँ कि एग्जाम सही नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया। लेकिन बीजेपी के लोग जो हैं वो अधिक से अधिक इसमें शामिल रहे हैं। आप देखेंगे हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से परेशान किया गया है, वो एक पहलू रहा जो लोगों के निगाह में है, लोगों के लिए वो दुख की बात है। बट रही बात, मैं जब रोजगार के अवसर की बात करता हूँ, आपको भी पता है, आप यहाँ पे अगर 5.5 लाख की आबादी है तो आप सबको गवर्नमेंट की जॉब नहीं दे सकते हैं। मैं बात करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को आज कितने पैसे मिलते हैं रांची में, 10,000 12,000 से ऊपर की सैलरी लोगों को नहीं मिलती है। मेरे पास कितने ग्रेजुएट्स आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें कहीं भी कोई प्राइवेट जॉब लगवा दो। क्या किसी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को, जो जल जंगल जमीन के साथ, जल जंगल जमीन को बर्बाद नहीं करते हुए, पर्यावरण को नुकसान नहीं करते हुए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर जो कपड़े की रेडीमेड फैक्ट्रीज होती है जो साउथ में लगी हुई है, जो बैंगलोर के आसपास में इतने लोग एम्प्लॉयड है, और यहाँ के गुमला, सिमडेगा, रांची जिले के लोग, काफी महिलाएं वहां काम करने के लिए जा रही हैं। अगर उनको एक अच्छा माहौल दिया जाए तो रांची के आसपास के क्षेत्र में उनको हम ला सकते हैं। आप देख रहे हैं अरविंद मिल्स की एक फैक्ट्री जो है वो रिंग रोड में है। हम लोग ऐसे और अगर इस तरह के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके आते हैं, रेडीमेड फैक्ट्रीज को, तो यहाँ कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार यहाँ मिल सकता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर एक ऐसा है जो कॉल सेंटर्स होते हैं, इसमें जो 12th पास भी बच्चे उसमें काम करते हैं। दिल्ली और मुंबई में, दिल्ली में देखेंगे यहाँ के बच्चे वहाँ 25,000 30,000 में जॉब कर रहे हैं। अगर उस सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, थोड़ा प्रमोट किया जाए, थोड़ा सा उसका प्रोटेक्शन दिया जाए, तो हम इस क्षेत्र में, क्योंकि रांची के बगल का सीट है हटिया, यहाँ पे आप देखेंगे शहर शहर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इस क्षेत्र में हो रहा है, तो हमें उस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है। अगर मुझे लोग यहाँ का विधायक चुनते हैं तो मैं यहाँ रोजगार के सेक्टर में काम करूंगा, लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग, जो बच्चे मतलब जो हैं, जो गरीब इलाके हैं, जिनके घरों में पढ़ने के अलग से लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है, एक ही रूम है, उसी में लोग रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी बच्चे वहीं कर रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर हम एक लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं, जो सामुदायिक भवन बनते हैं, उसी खर्च में एक लाइब्रेरी बन सकता है। वहां पे हम एक रीडिंग रूम की तरह वहां पे टेबल, चेयर्स, बिजली, लाइट, पंखा और इन्वर्टर की व्यवस्था करके वहां के बच्चों को कितनी सुविधा करा सकते हैं। यहाँ के विधायक ने या यहाँ के नेताओं ने कभी उनकी सूद नहीं ली, सोचा नहीं। अजय नाथ शाहदेव ये काम करके देगा ताकि आने वाला जनरेशन जो है, जो लोग पढ़ने के लिए जो एक व्यवस्था होती है, मैं वो करके दूंगा, और इसके लिए पैसे कभी आड़े नहीं आएंगे। स्वरोजगार की आप बात करें, निश्चित तौर पर 5 साल में आपकी सरकार ने स्वरोजगार को लेकर कई उल्लेखनीय योजनाएं चलाई, लेकिन सरकारी आंकड़ा ही श्रम नियोजन मंत्रालय की तरफ से दिया गया विधानसभा में, उनका क्या है, 2,87,000 सरकारी पद खाली हैं विभिन्न विभागों में। और जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनमें नियमित रूप से वैकेंसियां आए, फेयर एग्जाम हो और उनको रिजल्ट आए। क्यों कि जेपीएससी सिविल सेवा जो 11वीं वाली हुई उसमें मेंस का रिजल्ट जो है लटक गया, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, रिजल्ट लटक गया, नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा हुई, उसका भी रिजल्ट लटक गया, और उसमें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 8 से 9 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि वो रिजल्ट आ जाए। तो आगे अगर टर्म में आपको मौका मिलता है तो इस दिशा में क्या काम होना चाहिए था? देखिए, युवाओं के साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ, और जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें और भी ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता है कि हमारी सरकार रही तो, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं जिनको ये जिम्मेवारी मिलती है, काफी बार आप देखेंगे वहां पे कुछ टेक्निकल एरर्स होते हैं जिसकी वजह से मामला आगे फंसता है। इसके अलावा काफी बार कोर्ट में मामला चला जाता है, उसमें भी काफी बार मामला फंस रहा है। और जिस तरीके से हमारे जो यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं, वो आप लगातार देखेंगे कि यहाँ की जो नियोजन नीति है उसपे भी जिस तरह की बातें बीजेपी के लोग करते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इन बातों पे हमें और ट्रांसपेरेंट और एग्रेसिव होने की जरूरत है। और आने वाले जो अभी गवर्नमेंट बनेगी फिर से इंडिया गठबंधन की, इसमें आप देखेंगे अगर हम लोग भी आते हैं तो इस विषय को जो है और गंभीरता के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ और युवाओं के हित में हम लोग जरूर काम करेंगे। आपने मैया सम्मान का भी जिक्र किया, अपने भाषण के दौरान भी, संबोधन में हम लोगों ने देखा, बाकी लोग भी जो आपके साथ आए हैं, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए थी तो इतनी देरी से क्यों लाई गई चुनाव के 3 महीना पहले? तो कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए आया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक आरोप वो लगाती है कि जब हम गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाने लगे तो इन्होंने राशि बढ़ा दी, वो भी उसकी टाइमिंग जो है दिसंबर की दी, जब आपको तय नहीं है कि चुनाव प्रचार, जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, ये क्या है ना, कोई अच्छा करो तो उसके बाद ही बीजेपी के वाले जो है
वो सरकार के अच्छे कार्यों में उंगली उठाते हैं। इनकी तो इच्छा थी कि महिलाओं को पैसा नहीं मिले, अभी भी जो पैसा महिलाओं को जाने वाला है उस पे भी बीजेपी वाले चाहते हैं कि रोक लग जाए। तो कहीं ना कहीं बहनों के सम्मान में जो हेमंत सरकार ने जो पैसे दिए, पहली बार हुआ है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट महिलाओं को मिला है। और बीजेपी वाले अगर इतने ही गंभीर हैं तो आसाम में कितना पैसा देते हैं लोगों को ये मालूम कर लीजिए, बिजली का कितना यूनिट वो मुफ्त करते हैं ये मालूम कर लीजिए। तो बीजेपी के लोग जो हैं वो चुनाव का लाभ लेने के लिए गोगो दीदी योजना ला रहे थे, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक आई वॉश था। गोगो दीदी योजना जो था वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए वो फॉर्म भरवा रहे थे, और लोगों को कहीं विश्वास भी नहीं है इसका, क्योंकि लोगों को विश्वास है कि हेमंत सरकार ने जो उनको योजना दी है, जो उनको लाभ दिया है, और बहनों के लिए पहली बार किसी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट दिया है। इसके अलावा जो बिजली बिल की माफी हुई है 200 यूनिट्स का, इसको लेके भी लोगों में बहुत उत्साह है, और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी जो 1000 रुपए मिले हैं कि सरकार आएगी और दिसंबर में इनको 2500 रुपए इनके अकाउंट में। 200 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर आप लोग उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं, तमाम जो घटक दल हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसकी आपूर्ति में संकट है। एक आरोप आप लोग की तरफ से भी उठाया जाता है कि अडानी पावर प्लांट को लेकर बना बांग्लादेश बिजली भेजी जा रही है, यहाँ 25% एमओयू में हुआ था कि मिलना चाहिए, लेकिन निशिकांत दुबे ये आरोप बार बार लगाते हैं, जो उस क्षेत्र से सांसद है, कि हमें सरकार की तरफ से चिट्ठी ही नहीं मिली अभी तक कि बिजली हमें चाहिए। अब आप इन आरोपों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, निशिकांत जी जो हैं वो बहुत सी बातों को कहते हैं, मुझे लगता है उस पर कोई कमेंट करने का मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार ने जो अच्छा कार्य किया है, और रही बात बिजली की, तो बिजली काफी इम्प्रूव हुई है। रही बात कि अभी कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट पहुंच गए हैं, लेकिन हेमंत सरकार लगातार हर फील्ड में अच्छा काम कर रही है। हमारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने भी अच्छा काम किया है, और जो भी काम जो अधूरे रहे हैं वो काम दिसंबर से फिर पूरे होंगे, और अगले 6 महीने में जहां भी जो गैप रहा है उस गैप को भरने का काम किया जाएगा। अच्छा जी, आखिरी सवाल, अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो पहली 5 प्राथमिकताएं क्या होंगी हटिया विधानसभा के लिए जिस पर आप काम करें? देखिए, हटिया विधानसभा में जो मेरी पहली प्राथमिकता है, मैं बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को एक जो मैंने कहा एक लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम जो है उसकी स्थापना करने की बात है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि हम लोग के घर में कोई बच्चे होते हैं जो किसी विद्या में, जैसे कोई योगा अच्छा करता है, तो कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है, किसी बच्चे को गिटार बजाने की हॉबी भी रहती है, वो अच्छा बजाते हैं, किसी की सिंगिंग में उपलब्धि होती है। ऐसे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं, ऐसे बच्चे नायक बस्ती में भी हैं जहां हम लोग खड़े हैं। यहाँ के बच्चों को उनके माता पिता आर्थिक कमी की वजह से, और कुछ चूंकि उनको पता नहीं है कि इसको मुझे इस बच्चे का करना क्या है आगे, तो वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। मैं ऐसे टैलेंट को, जो ऐसे टैलेंट जो हैं उनके लिए, हर पंचायत में तो ये संभव नहीं है, बट एक ब्लॉक में एक, और शहर के भी एक प्रखंड में, हटिया एचईसी आपको ये क्षेत्र को लेके एक, ऐसे में 4 सेंटर्स बनाना चाहता हूँ, जहां पे कि जो बच्चों को पैसे की कमी की वजह से ऐसे किसी टैलेंट को बढ़ाने में कमी ना आए, वहां जो अच्छे गुरु हैं, अच्छे टीचर्स हैं, उनको हम लोग हायर करेंगे, और उनको वहां रख के इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, और इसी से निकल के कोई टैलेंट भी निकल सकता है बड़ा, और इसके साथ साथ कोई बड़ा टैलेंट नहीं भी निकले अगर, तो एटलीस्ट उनके अंदर जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो उनके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो आम लोगों के, जो बड़े लोगों के बच्चे होते हैं, जो मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, जो स्कूल्स में जाते हैं, बड़े प्राइवेट स्कूल, वहां उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाया जाता है। बट जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनके लिए सुविधा नहीं होती है। ये सुविधा, क्योंकि मैंने कहा है हटिया विधानसभा मेरा परिवार है, यहाँ के बच्चे जो हैं वो हमारे घर के बच्चे हैं, और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो मेरी बहन है, तो उनके लिए जिस हद तक जाना पड़े वो मैं करूंगा, और अपने व्यक्तिगत रिसोर्सेज भी यहाँ झोंकने का काम करूंगा ताकि यहाँ के लोग आगे बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया कि आपने समय। धन्यवाद सर। तो ये थे अजय नाथ शाहदेव, हटिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इनके सामने नवीन जायसवाल जो 3 बार से यहाँ विधायक रहे हैं, चौथी बार चुनावी मैदान में है, उनसे मुकाबला है। अब देखना यह है कि तमाम मुद्दे जो हैं वो राजनेताओं के अपने अपने हैं, अपनी अपनी घोषणाएं हैं, और हटिया विधानसभा की जिस वक्त हम ये जिस जगह पर ये खड़े हैं, ये नायक बस्ती है, यहाँ पर दलित समुदाय के लोग जो हैं वो रहते हैं, तो उनकी भी जरूरतें अपनी हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, और उनका समाधान भी जरूरी है ताकि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। तो अब देखना होगा कि किनके वादे और किनकी घोषणाओं पर हटिया विधानसभा की जो जनता है वो विश्वास करती है, और किन आधारों पर मतदान करती है। हम लगातार आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। हमारा नाम सूरज ठाकुर है, और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी मनीष। शुक्रिया।